हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम आज बात करेंगे कि सॉइल सैम्पलर क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात किया था और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉइल सैम्पलर होता क्या है, उसका डिज़ाइन के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वॉट एवर द डिफरेंट थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स। सो लेट अस नाउ बिगिन। पहले तो हम बात करते हैं सॉइल सैम्पल्स क्या होता है। अच्छा, इसको जानने से पहले आप ये समझिए कि यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको अडल्ट्रेटेड मिल्क पसंद है या फिर प्योर मिल्क पसंद है, आप लोग सभी लोग यही कहोगे कि आपको प्योर मिल्क चाहिए। अगर मैं आपको न्यूज़ के बारे में कहूँ, ठीक, तो न्यूज़ में आपको कैसी न्यूज़ पसंद है, फेक न्यूज़ पसंद है या फिर आपको जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो फैक्ट्स हैं वो पसंद है। आप वहाँ पे भी कहोगे कि आपको फैक्ट्स पसंद है, जैसी न्यूज़ है वैसे ही हमको चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। यदि हम सॉइल सैंपल की बात करते हैं, ठीक, सॉइल सैंपल आपको एकदम प्योर चाहिए होता है या फिर आप उसमें अडल्ट्रेशन चाहिए होगा, ठीक, या फिर आप उसमें मिक्स देखना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप हमेशा क्या चाहोगे कि आपको जो भी सॉइल सैंपल मिले वो हमेशा क्या मिले, प्योर मिले। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क का और जैसे आपको एग्जांपल दिया किसका, न्यूज़ का। तो आपको हमेशा प्योर चीज़ चाहिए होती है, बिकॉज जो आपको प्योर चीज़ मिलेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया न्यूज़ का, अगर आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसको इंटरप्रेट कर लोगे, बट यदि आपको फेक न्यूज़ मिल रही है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत करोगे। वैसे ही यदि आपको सॉइल सैंपल सही मिलता है, आप लोग उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, हमेशा सही कर पाओगे। तो इसी सॉइल सैंपल को हमें एकदम प्योर तरीके से निकालना है फ्रॉम बिलो द ग्राउंड, और उसी की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो जब हम सॉइल सैंपल्स निकालते हैं तो वो या तो अनडिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हुई हो, या फिर डिस्टर्ब्ड होते हैं। अच्छा, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो जिसमें हमने बात करी थी बोरिंग की, अच्छा, उस बोरिंग में क्या था, सारे सैंपल्स क्या थे, हाईली डिस्टर्ब्ड थे, है ना। सो वो हम इस कैटेगरी में देखेंगे कि कौन से ऐसे सैंपल्स हैं जो कि डिस्टर्ब्ड हैं पर हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम वहाँ पे बात करेंगे। तो जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स। तो दीज आर दोज सैंपल्स इन विच, वेरी फर्स्ट थिंग हियर, ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर इज प्रिजर्व्ड, एंड द सेकंड थिंग, द मिनरल प्रॉपर्टीज और ऑल्सो दे हैव ऑल्सो नॉट अंडरगॉन एनी ऑल्ट्रेशन, कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ है। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सॉइल में बोरिंग कर रहे हो या फिर कोई और अलग मेथड यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऑप्टेन करना। बट आप हर कंडीशन में क्या चाहते हो कि आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ही मिले, है ना। सो सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ सैंपल, बट हम लोग हमेशा प्योर सैंपल या एकदम ही प्योर सैंपल लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हम इग्नोर कर देते हैं कि लेट्स से कि 100 की जगह 98 हुआ, 95 हुआ, इतना परसेंट, 3-4% एरर हम चेक करके छोड़ सकते हैं, ठीक। सो इट इज़ practically very difficult to obtain this type of sample, but small amount of disturbance can be ignored there. Okay, so this undisturbed sample is used to determine the compressibility, the permeability and the shear strength of the soil. अच्छा, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी हुआ, परमेबिलिटी हुआ और शेयर स्ट्रेंथ हुआ, इन सभी के बारे में हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पहले ही देखा है। अच्छा, यदि मैं बात करूं डिस्टर्ब सैंपल्स की, ओके, अनडिस्टर्ब सैंपल आपको हमेशा तो मिल नहीं पाएगा, कभी कभी ही मिल पाएगा। बट यदि मैं डिस्टर्ब सैंपल्स की बात करता हूं जो कि यूजुअली आपको मिलते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक, पहली चीज़, इट गेट्स मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑपरेशन, यानी कि आप जब सैंपल निकाल रहे हो सॉइल में से, है ना, उस टाइम पे क्या हो जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस उसमें आ जाए। सो दैट इज़ द डिस्टर्ब्ड सैंपल। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। मतलब क्या कि इतना ही डिस्टर्ब सैंपल मिले कि आप उसे यूज़ ही ना कर पाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोज आर टू मच डिस्टर्ब्ड, है ना, उसका आपको यूज़ ही नहीं है। बट यदि आपको कुछ ऐसा सैंपल मिले जो डिस्टर्ब तो है बट आप उसको यूज़ तो कर ही सकते हो, कैसे करो वो डिपेंड्स कि किस किस टेस्ट में आप यूज़ करोगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। बट कुछ ऐसे सैंपल होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, डिस्टर्ब तो होंगे बट आप उसको यूज़ कर सकोगे, बट कुछ ऐसे सैंपल होंगे जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंट करना यानी एक तरीके से दर्शाना, तो ऐसे डिस्टर्ब सैंपल जो कुछ ना कुछ दिखा सकें आपको, जो कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज़ दे सकें, जो कुछ ना कुछ आपको शो कर सकें, तो दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। स्ट्रक्चर में भी मॉडिफाइड, ऑल राइट, स्ट्रक्चर में भी मॉडिफाइड, बट द मिनरल एंड द वाटर कंटेंट, ऑल राइट, दे कैन बी प्रिजर्व्ड विद सुटेबल प्रिकॉशंस, ठीक। ये लेट्स से आपने वॉश बोरिंग नहीं की और
पानी का बिल्कुल ही एकदम ही ड्राई बोरिंग की, तो आप वाटर कंटेंट तो प्रिजर्व कर ले जाओगे वहाँ पे। सो वहाँ पे कैसा सैंपल ऑब्जर्व होगा, वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्जर्व हो जाएगा। यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जब हमने बात करी थी लास्ट जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, उस समय हमने बात करी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, कंसिस्टेंसी लिमिट्स आ गए जिसमें हम लिक्विड लिमिट की बात कर देते थे, है ना, प्लास्टिक लिमिट की बात कर देते थे, या हम बात कर देते थे श्रिंकेज लिमिट की। एंड ऑल्सो द ग्रेन साइज एनालिसिस कि सैंड का पार्टिकल है कि उससे छोटा क्ले का पार्टिकल है या सिल्ट है, क्या क्या पार्टिकल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। सेकेंड केस हेयर, दैट इज द बी केस हेयर, दैट इज द नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इन दीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग इज सॉइल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द मिनरल, थर्ड इज द वाटर कंटेंट, दे ऑल गेट मॉडिफाइड वाइल सैम्पलिंग। जब ऐसा हो जाए तब आप इसको क्या यूज़ कर पाओगे, यूज़ करोगे तो क्या होगा, सब चीज़ें चेंज्ड हैं, तो आपको क्या करना था, जो चीज़ आपको एक्स चेक करनी थी वो आपको वाई रूप में मिल रही है। आपको चेक करना था एक्स, बट मिला किस में आपको, वाई रूप में, तो पर्पस हमारा डिफीट हो गया वहाँ पे। सो दीज आर वर्चुअली ऑफ नो यूज़। सो अब आप यहाँ से समझो, मैंने आपको क्या बताया, पहला अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, ठीक, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, डिस्टर्ब्ड सैंपल। अच्छा, डिस्टर्ब्ड में भी क्या हो सकते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एक क्या हो सकता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ओके, तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आप हर कंडीशन में चाहोगे कि आपको मिल जाए, बट डिस्टर्ब्ड में आप नॉन रिप्रेजेंटेटिव को किसी हालत में नहीं चाहोगे, बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को आप कुछ कंडीशन में एक्सेप्ट कर लोगे। ऑलराइट, सो विल बी सीइंग कि किस टेस्ट में आप अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए जाते हैं और किस टेस्ट में आप रिप्रेजेंटेटिव डिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए आप जाते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले हम बात करते हैं सैम्पलर डिज़ाइन। सैंपल कई प्रकार के हो सकते हैं, थिन वॉल्ड हो सकता है, थिक वॉल्ड हो सकता है, रोटरी सैंपल हो सकता है, ऑलराइट, एंड सैम्पलर कैन ऑल्सो भी पिस्टन सैंपलर, जिसमें पिस्टन का यूज़ होता है ना। तो सैंपलर कई प्रकार के हो सकते हैं। स्प्लिट स्पून सैंपलर हम लोग देखेंगे जब हम SPT टेस्ट की बात करेंगे। ऑलराइट, सो सैंपलर डिज़ाइन में हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अ सैंपल डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ सैंपलर। अच्छा, हम हमेशा क्या चाहते हैं, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कम रहे। डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कम रहेगा तो सैंपल अच्छा मिलेगा, सैंपल अच्छा मिलेगा तो रिजल्ट्स हमारे अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से कर पाओगे। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स which affect the degree of disturbance. So let's see how the sampler can be designed. Okay, तो इसमें तीन मेजर फैक्टर्स हैं, एक कटिंग एज, ऑलराइट, जब जैसे हमने बोरिंग की बात करी थी, या फिर मैं बात करूँ कि शेल एंड ऑगर मेथड की बात करी थी, तो वहाँ पे क्या था, एक केसिंग थी, है ना, वहाँ पे क्या था, केसिंग थी, और उसके नीचे यहाँ पे क्या था, कटिंग एज था, कटिंग एज। तो कटिंग एज को मैंने क्या कहा था कि दिस शुड बी शार्प इनफ, है ना, दिस शुड बी शार्प इनफ सो दैट इट कैन गो थ्रू ऑल्सो द टफेस्ट और स्टिफेस्ट सॉइल्स देयर। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं इनसाइड वॉल फ्रिक्शन की। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे ये इफेक्ट करता है। थर्ड इज नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये तीन फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं किसी भी सैम्पलर के डिज़ाइन को, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी सैम्पलर को देखेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कटिंग एज की, और ये जो बाकी के दो चीज़ें हैं, जो आपका इनसाइड वॉल फ्रिक्शन हुआ और नॉन रिटर्न वाल्व हुआ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका सैम्पलर है। ओके, तो सबसे नीचे क्या होगा, व्हेन दिस सैम्पलर विच इज़ कनेक्टेड टू लेट्स से द ड्रिलिंग रॉड और समथिंग, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू द केबल देयर, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू द ट्राइपॉड देयर, है ना। तो सबसे नीचे जो सॉइल के पास जा रहा होगा वो क्या होगा, ये सैम्पलर जा रहा होगा, जो क्योंकि ये सॉइल को कलेक्ट करके लेके आएगा आपकी टेस्टिंग के लिए। अच्छा, ये अगर सॉइल को कलेक्ट करके लेके आ रहा है तो आपको इसके कुछ डिज़ाइन फीचर्स के बारे में ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहला क्या हम बात कर रहे हैं, एक तो है कटिंग एज, एक है सैम्पलिंग ट्यूब, ठीक है। अच्छा, जब कटिंग एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इनर डायमीटर है, कटिंग एज का इनर जो डायमीटर है दैट इज़ D1, जो कटिंग एज का आउटर डायमीटर है दैट इज़ द D2। तो हमने ये दो डायमीटर्स की बात करी। अच्छा, ये क्या है, ये समझिएगा, ये क्या है, इनसाइड वॉल है, ये इनर वॉल है। ये ऑब्वियस सी बात है, स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो जैसा सैंपल मिलेगा आपको, जैसा सैंपल यहाँ पे प्रवेश करेगा अंदर, वैसा ही सैंपल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा, ये तो हमने बात करी किसकी, कटिंग एज की। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट क्या है जो इससे जस्ट ऊपर है, दैट इज़ द सैम्पलिंग ट्यूब। यदि मैं सैम्पलिंग ट्यूब की बात करता हूँ तो सैम्पलिंग ट्यूब में जो सैम्पलिंग ट्यूब का इनर डायमीटर है दैट इज़ D3, और अगर हम बात करते हैं सैम्पलिंग ट्यूब के आउटर डायमीटर की तो दैट इज़ D4 देयर। तो हमने यहाँ पे चार डायमीटर्स देखे, क्या क्या,
कटिंग एज के 2 डायमीटर्स और सैम्पलिंग ट्यूब के 2 डायमीटर्स. सो वी कैन से दैट D1 एंड D2 आर व्हाट इनसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज रिस्पेक्टिवली. यदि मैं बात करूँ D3 और D4 की, तो ये क्या है, ये सैम्पलिंग ट्यूब से रिलेटेड है, जहाँ पे D3 क्या है, इनसाइड डायमीटर है और D4 क्या है, आउटसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का. अच्छा, D1 D2 में क्या रिलेशन है या D3 D4 में क्या रिलेशन है, उसको हम आगे अभी देखते हैं. बट यहाँ आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि D1 इज़ व्हाट लेस देन D2, और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि D4 इज़ व्हाट ग्रेटर देन D3. ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में यहाँ पे दिख रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ रेशियोज़ की जो कि डिटरमिन करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं D1 या D2 या D3 या D4 का, तो हम डायमीटर से कुछ रिलेशन नहीं निकाल सकते. बट यदि मैं बात करूँ कुछ क्लियरेंस रेशियोज़ की, है ना, कि D1 और D3 में या फिर D2 या D4 में या D1 या D4 में किस तरीके से हम डायमीटर्स को मैनेज करें कि उसके कारण हमें कुछ रेशियोज़ निकल के आए. रेशियोज़ निकलेंगे तो आप उससे क्या करोगे, रेशियोज़ का हमेशा रूल रहता है कि रेशियोज़ आपको हेल्प करेंगे किसके लिए, कंपैरिजन के लिए. लेट्स से कोई 1/4 है या कोई 3/4 है, तो यू कैन ईजिली कंपेयर दोज टू थिंग्स. तो यहाँ पे भी कुछ रेशियोज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. पहला है इनसाइड क्लियरेंस, दूसरा है आउटसाइड क्लियरेंस, तीसरा है एरिया रेशियो. देखो, जैसा नाम होता है वैसा ही काम रहता है. ठीक, इनसाइड क्लियरेंस, ठीक, कि जब हम बात कर रहे हैं इनर वॉल की, ठीक, इनर वॉल की, तो वहाँ पे कितना क्लियरेंस मिल रहा है. यदि मैं बात करता हूँ आउटसाइड क्लियरेंस, ठीक, तो बाहर की बात हो रही है. बाहर की बात हो रही है मतलब इसमें क्या होंगे, बाहर के डायमीटर्स को हम इंक्लूड करेंगे. बाहर के डायमीटर्स मतलब क्या क्या, D2 हुआ, D4 हुआ, इसकी हम बात करेंगे. अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एरिया रेशियो की, एरिया रेशियो क्यों ज़रूरत है ना, एरिया रेशियो क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में बात करेंगे, और क्या है इसका डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट सी दिस इनसाइड क्लियरेंस. दिस इज डिनोटेड बाय CI, और इसका जो फॉर्मूला रहता है, दिस इज गिवन बाय D3 - D1 अपॉन D1, और जब इसको परसेंटेज में डिनोट करते हो तो आप 100% के रूप में आप इसे कह सकते हो. अच्छा, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, आपने क्या यूज़ किया है, D1 यूज़ किया है और D3 यूज़ किया है. ऑलराइट, D1 और D3 क्या है, दीज आर इनर डायमीटर्स. इनर डायमीटर किसके, ये आपका किसका हो गया, कटिंग एज का हो गया, और ये किसका हो गया, सैम्पलिंग ट्यूब का हो गया. ऑलराइट. अच्छा, जब मैं आउटसाइड क्लियरेंस की बात करूँ तो बाहर कितना क्लियरेंस मिल रहा है, बाहर कितना क्लियरेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर वाले डायमीटर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं. दैट इज D2 - D4 अपॉन D4 इंटू 100%. ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कटिंग एज का क्या हुआ डायमीटर, दैट इज D2, और इसका क्या हो गया, D4 हो गया. अच्छा, इनसाइड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, तो अब आप खुद समझिएगा यहाँ पे, यदि मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड क्लियरेंस की, तो मैंने क्या किया, D1 को यूज़ किया और D3 को यूज़ किया, है ना, यानी कि इनसाइड की बात हो रही है. यानी जो ये क्लियरेंस रेशियो किसको अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा आपके सॉइल सैंपल को. ऑलराइट, क्योंकि इनसाइड क्लियरेंस है, अंदर कितना क्लियरेंस मिल रहा है. यदि मैं बात करूँ आउटसाइड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, एक हमने बात करी D4 की, ऑलराइट, और किसकी बात करी हमने, एक हमने बात करी D2 की. अब ये क्या होगा, ये लेट्स से इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल हेयर, ऑलराइट, और ये सैम्पलर यहाँ सॉइल में जा रहा है. यदि ये सैम्पलर यहाँ सॉइल में जाता है, तो ये जो बाहर वाली वॉल्स है इसकी, ऑलराइट, जो इसकी बाहर वाली वॉल्स होंगी, इस पर क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा. ठीक, तो इसको अगर हम एनकाउंटर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा कम रहे, तो इसको हम क्या बात करेंगे, आउटसाइड क्लियरेंस के रूप में बात करेंगे. दैट इज गिवन बाय D2 - D4 अपॉन D4. अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एरिया रेशियो की, तो एरिया रेशियो का यहाँ पहले फॉर्मूला आप देखिएगा, दैट इज गिवन बाय D2² - D1² अपॉन D1². तो यहाँ हमने बात करी किसकी, D2 और D1 के रिस्पेक्ट में, और D2 और D1 दोनों ही किस चीज़ की पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट हैं कटिंग एज के. तो आप ये समझिएगा कि कटिंग एज हमेशा शार्प होना चाहिए, यदि शार्प रहेगा तभी वो कटिंग कर पाएगा. तो D2 और D1 में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कितना ज़्यादा आप उसको वेरी कर सकते हो. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर देयर. अच्छा, एक और टर्म यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ द रिकवरी रेशियो, कि आप जो सैंपल रिकवर कर रहे हो वो कितना आपके लिए या इंपॉर्टेंस है एक तरीके से. अच्छा, LR की हम बात करते हैं, सो दैट इज़ द रिकवर्ड लेंथ ऑफ द सैंपल अपॉन द पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैम्पलर. सो लेट्स से पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैम्पलर वाज लेट्स से 10 सेंटीमीटर, और आपको जो सैंपल रिकवर होके मिल रहा है उसका भी जो लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स. सो इन दैट केस द LR विल बी इक्वल टू 1, तो वहाँ पे गुड रिकवरी मानी जाएगी. यदि ऐसा होता है कि रिकवर्ड लेंथ थोड़ा कम पाया जाता है,
रिकवर्ड लेंथ कम मतलब क्या हुआ, LR की वैल्यू लेस देन 1, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि द सैंपल हैज़ श्रंक अ लिटिल, ऑलराइट. इफ इन द अदर केस इफ वी से दैट द रिकवर्ड लेंथ इज मोर देन द पेनिट्रेशन लेंथ, 10 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन लेंथ था बट आपको कितना मिल रहा है, 12 सेंटीमीटर मिल रहा है सॉइल सैंपल जो रिकवर होकर मिला है. अब ये क्या हुआ, मिलना था आपको 10 सेंटीमीटर बट इट हैज़ एक्सीडेड योर penetration length, so that sample will be called as the swelled sample. तो soil वहाँ पे swell हो चुकी होगी. So these are the 4 different ratios which have different importance there. So सबसे पहले हम बात करते हैं inside clearance की. एक तरीके से मैंने आपको मतलब बता दिए हैं. Let's go through some important points here. So CI is meant to reduce the friction between the sampler and the soil, all right, when the sample enters the tube by allowing for elastic एक्सपेंशन, ऑलराइट. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं. इनसाइड की बात कर रहे हैं मतलब कि सैंपल की बात कर रहे हैं और उसके इनसाइड्स की बात कर रहे हैं, है ना. जब सॉयल का सैंपल प्रवेश कर रहा है किसके अंदर, जब सैंपलर के अंदर वो एंटर कर रहा है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. सो दैट इज द इनसाइड क्लियरेंस. अच्छा, हम जब सेकंड बात करते हैं आउटसाइड क्लियरेंस, इसमें हम बात करेंगे तो इट हेल्प्स द रिड्यूस द फ्रिक्शन वाइल सैंपलर इज बीइंग ड्रिवन एंड आफ्टर द सैंपलर इज बीइंग विड्रॉन. तो मैंने इसमें क्या बताया आपको कि लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल और सैंपलर यहाँ पे है जो कि अंदर जा रहा है, तो जाते समय और जब बाहर आएगा तब उस समय जो आउटसाइड जो बाउंड्रीज हैं इसकी, जो लेट्स से हम बात कर रहे हैं कि इसकी D2 हुआ और लेट्स से D4 हुआ, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल होता है तो ये डायमीटर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जो D2 या D4 है, जो आउटर सरफेस है उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो कम ही रहे तो ये अच्छा है ना. सो जो आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो है वो यही चीज़ बताता है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है. अच्छा, जितनी भी हम सैम्पलर की बात कर रहे हैं, सारे सैम्पलर्स की डिज़ाइन IS 1892 which was revised in 1979, this is the code, Indian standard code which we use it for the sampler design. अच्छा, इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू इसने बताई है 1 से लेकर 3% तक और आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू इसने रिकमेंड कर रखी है 0 से 2% तक. सो आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आउटसाइड क्लियरेंस शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस. तो C0 और C1, C0 और CI के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द एरिया रेशियो. जब मैंने एरिया रेशियो की बात करी तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, D2 के रिस्पेक्ट में और किसके रिस्पेक्ट में, D1 के रिस्पेक्ट में. ऑलराइट, सो D2 और D1 के रिस्पेक्ट में बात करी, मतलब क्या हुआ, मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज की, सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज की. सो here we can see that A2 minus A1 with respect to what, A1, ऑलराइट, कि A2 और A1 में कितना डिफरेंस आ रहा है. ऑलराइट, जो आउटसाइड वाला एरिया है और जो इनसाइड वाला एरिया है कटिंग एज का, सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सैम्पलिंग की बात या सैम्पलर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो A2 minus A1 अपॉन A1, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 D1 स्क्वायर इंटू दिस 100%. सो दिस इज सिंप्लीफाइड इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू 100. सो दिस इज द एरिया रेशियो. अच्छा, अब इस एरिया रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है हम इसके बारे में आगे देखते हैं. अच्छा, अब आप खुद ही समझिए यहाँ पे, यदि एरिया रेशियो ज़्यादा होता है, यदि हम बात कर रहे हैं एरिया रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो कटिंग एज की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी. अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, ये कटिंग एज की थिकनेस. ये यदि ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, जो सैंपल मिलेगा उसका डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा. ऑलराइट, बिकॉज शार्पनेस इज लेस तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी मोर. बट यदि मैं एरिया रेशियो को कम कर दूं, एरिया रेशियो मतलब क्या हुआ, D2 और D1, यानी कि बात क्या हुई कटिंग एज की. यदि मैं एरिया रेशियो को कम कर देता हूं, सो व्हाट हैपेंस देयर, कटिंग एज थिकनेस विल बी लेस, यानी कि शार्पनेस बढ़ जाएगी. जब शार्पनेस बढ़ जाएगी तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी लेस. ऑब्वियसली बात है, जब आप लेट्स से अगर आप लोग सब्जी काट रहे हो, ठीक, सब्जी काटते हो अगर बिना धार वाले चाकू से काटो तो क्या होगा, देयर विल बी मोर डिस्टर्बेंस, है ना. या लेट्स से कोई कपड़ा अगर आप कैंची से काट रहे हो तो क्या होगा, खराब कैंची लोगे तो सही से नहीं कट रहा होगा. बट इन केस इफ इट इज़ अ गुड सीजर देन व्हाट हैपेंस, इट विल बी अ स्मूथ फिनिश. ऑलराइट, स्मूथ फिनिश फॉर कटिंग. वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि यदि आपका शार्पनेस है उसमें कटिंग एज में देन देयर विल बी अ डिफरेंट केस, यदि शार्पनेस नहीं है तो देयर विल बी अ डिफरेंट केस. अच्छा, एरिया रेशियो नीड्स टू बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू रिड्यूस द सैंपल डिस्टर्बेंस. आपने ये दोनों रिलेशन से यहाँ पे समझा इस चीज़ को. IS 1892-1979 recommends its value for stiff formation, it should not be greater than 20%,
ऑलराइट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब स्टिफ फॉर्मेशन रहेगा तो क्या होगा, कटिंग एज पेनिट्रेट तो करना चाहेगा बट उसको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। ऑलराइट, फॉर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्लेज ऑब्वियस सी बात है अगर आप कम शार्पनेस से भी आप पेनिट्रेट करते हो सो इट कैन बी स्लाइटली लेस वैल्यू, सो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव क्लेज। ठीक है, तो हमने ये 3 चीज़ों की बात करी। रिकवरी रेशियो के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे बात करी किसकी, कटिंग एज की। दूसरा जो है इनसाइड वॉल फ्रिक्शन, सैम्पलर डिज़ाइन को इफेक्ट करने के 3 पॉइंट्स हमने बात करी थी। एक कटिंग एज की बात करी थी, दूसरा हम इनसाइड वॉल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, और तीसरा हम बात करेंगे नॉन रिटर्न वॉल्व की। तो इनसाइड वॉल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यदि आप उसको स्मूथ फिनिश देते हो ठीक सैम्पलिंग ट्यूब को, तो सैंपल आपका अच्छा निकल के आएगा। ऑलराइट, ऑल्सो देयर शुड बी प्रॉपर ऑयलिंग डन बिफोर द सैंपल इज बीइंग टेकन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए थे, उस टाइम पे हमने क्या किया था, ग्रीस अप्लाई किया था। ग्रीस अप्लाई करने से यही पर्पस सॉल्व होता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट दिस नॉन रिटर्न वॉल। इट शुड हैव अ लार्ज ओरिफिस to allow the air and water to escape. Alright, when you are driving the sampler inside the ground, at that time the air and water should escape. Alright, so these are the 3 factors on which the sampler design is dependent. अच्छा, types of samples required. अब किस प्रकार के सैंपल रिक्वायर्ड हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर रूटीन लैबोरेटरी टेस्ट सच एज द वाटर कंटेंट, ऑलराइट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एटरबर्ग लिमिट्स, इन सभी के लिए ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल आर प्रेफर्ड। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल आर प्रेफर्ड, चाहे वो कोहेसिव हो चाहे वो नॉन कोहेसिव हो। जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमने बात करी थी, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट इन द इफेक्टिव स्ट्रेस क्लास, है ना, कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ किसके द्वारा इफेक्ट होती हैं, इफेक्टिव प्रेशर के कारण, इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण इफेक्ट होती हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस की जब हमने बात करी तो हमने पोर वाटर प्रेशर की भी बात करी थी कि पोर वाटर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा इफेक्टिव स्ट्रेस वैसे वैसे कम हो जाएगा। तो यही सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कंसोलिडेशन पैरामीटर्स हैं, शेयर स्ट्रेंथ है, ऑलराइट, ऑल्सो परमेबिलिटी भी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में आ जाता है। सो इनके लिए क्या होता है, कोहेसिव सॉइल हम लोग प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, सो फॉर रूटीन लैबोरेटरी टेस्ट किसी भी प्रकार की सॉइल आप ले सकते हैं, बट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यदि आप कोहेसिव सॉइल लेते हैं तो डैट इज़ गुड। अच्छा, टाइप ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड में अगर हम बात करें तो अगर मुझे नेचुरल वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक, तो उसके लिए अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए होगा। डेंसिटी चाहिए, उसके लिए भी हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हो सकता है और क्या हो सकता है, डिस्टर्ब्ड सैंपल हो सकता है। डिस्टर्ब्ड में क्या मैंने आपको बताया था कि या तो रिप्रेजेंटेटिव होगा या तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव को तो पिक्चर से हटा दीजिए, बिकॉज दैट विल नॉट बी गेटिंग यूटिलाइज्ड एनीवेयर। ऑलराइट, जो अनडिस्टर्ब्ड है वो तो आप इसको यूज़ करोगे। डिस्टर्ब्ड में भी कौन से वाले को, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को आप इसको यूज़ कर पाओगे। अच्छा, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, कंसोलिडेशन है और शेयर स्ट्रेंथ है, ये आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है। इसकी अगर मान लो सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा उसके बारे में कि कितना सेटलमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सो आपको सैंपल कैसा चाहिए होगा, हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग या एकदम प्योर या एकदम बहुत ही एक तरीके से प्योर की बात कर सकते हैं उसमें। सो दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की इसमें रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, अच्छा, यदि मैं बात करूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की और एटरबर्ग लिमिट्स की, तो यहाँ पे यदि हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल नहीं मिल पाता है, ठीक, यदि हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल नहीं मिल पाता है तो हम रिप्रेजेंटेटिव से भी काम चला लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई। देन नेचुरल वाटर कंटेंट और डेंसिटी के लिए हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हर केस में हमें अगर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि नहीं मिलता है तो हम कुछ टेस्ट के लिए, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, ग्रेन साइज हुआ और एटरबर्ग लिमिट्स हुआ, तो इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए जा सकते हैं। अच्छा, कितने ट्रायल पिट्स होंगे, कितने बोरिंग्स होंगे, अगर हम उसकी बात करें तो एज पर 1979 फ्यू गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। फॉर अ कॉम्पैक्ट बिल्डिंग साइट कवरिंग एन एरिया ऑफ 0.4 हेक्टेयर। अच्छा, ये 0.4 हेक्टेयर कितना होता है, लेट्स से एक सॉकर फील्ड की 0.7 या फिर 0.8 हेक्टेयर के अराउंड एक सॉकर फील्ड या एक फुटबॉल फील्ड का एक पूरा एरिया होता है, तो उसका लगभग हाफ, ठीक, उसका लगभग हाफ। यदि इतने में आपकी बिल्डिंग है, सो 1 बोर होल इन द सेंटर एंड 1 ईच एट कॉर्नर विल बी एडुक्वेट, ठीक, एक सेंटर पे और 4 यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे। तो इस तरीके से आप बोर होल कर सकते हो।
फॉर स्मॉलर एंड लेस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इवन वन बोर होल इन सेंटर विल बी एडुकेट। कोई छोटा सा एरिया है तो आपने क्या किया, एक सेंटर में बोर होल आपने किया और उसके बाद फिर आपने वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिया। यदि मैं बात करता हूँ लार्जर एरियाज़ की, लार्जर एरियाज़ में आपका जो मेथड है वो क्या है, आप किसी भी एरिया को क्या करोगे, आप पहले ग्रिड में डिवाइड कर लोगे। ग्रिड में डिवाइड करने के बाद 50 या 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप साउंडिंग टेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। फॉर लार्जर एरियाज इट मे बी यूजफुल टू परफॉर्म साउंडिंग टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एट अ स्पेसिंग ऑफ 50 to 100 मीटर। लेट से आपने यहाँ पे पहला किया, लेट से इतना बड़ा एरिया था ये, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेट से 50 मीटर्स है ना। तो आपने एक साउंडिंग टेस्ट यहाँ पे किया, एक साउंडिंग टेस्ट आपने यहाँ पे किया। इसके बाद फिर क्या होगा, जितने भी जैसा भी अगर वेरिएशन ज़्यादा आ रहा होगा, अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा होगा तब उसके हिसाब से आप अपने पेनिट्रेशन टेस्ट को चेंज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। नंबर ऑफ बोर होल्स इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कितना वेरिएशन आ रहा है। यदि कम वेरिएशन आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि मोर और लेस पूरे एरिया में सेम ही होगा प्रॉपर्टीज़, है ना। यदि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉयल होगी, है ना, किसी की जगह पे बहुत ही कम आ रहा है, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आप हमेशा क्या करोगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स अपनी बढ़ा दोगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द केस देयर, जहाँ पे हम लोग ग्रिड पैटर्न में उसको एरिया को डिवाइड करते हैं एंड देन वी काउंटेड इट। अच्छा, डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन की यदि मैं बात करूँ, किसी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन में डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन शुड एक्सटेंड थ्रू एनी अनसुटेबल फाउंडेशन मटेरियल एंड इट शुड इंक्लूड ऑल द स्ट्रेटा विच आर लाइकली टू अंडरगो सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने भी लेयर्स हैं सॉइल की उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, इस डेप्थ को हम बात करते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, साइज, शेप एंड डिस्पोजिशन ऑफ द लोडेड एरिया, किस प्रकार का लोडेड एरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, कितना लेट से किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, कितना आ रहा है। देन वी विल टॉक अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या हुआ कि लेट से ऊपर कुछ कोहेजनलेस सॉइल है, उसके नीचे कोहेजिव सॉइल है, उसके नीचे फिर कोहेजनलेस सॉइल है ना। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी सॉइल प्रोफाइल की। देन सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको, सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन को। ऑलराइट, सो ये पूरा टेबल है, दिस इज बीन गिवन इन द IS कोड देयर, एंड फॉर आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग या फिर राफ्ट के लिए 1.5 टाइम्स होता है विड्थ का। एडजेसेंट फुटिंग्स की बात करते हैं जहाँ पे क्लियर स्पेसिंग A है और जो विड्थ है वो B है, यहाँ पे 1.5 टाइम्स लेंथ आप दे देते हो। एडजेसेंट रोज ऑफ फुटिंग्स होती है जहाँ पे 3 केसेस हैं, A ग्रेटर देन 4B है, A 2B से 4B के बीच में है, और या फिर A लेस देन 2B है। तो इन केसेस में अलग अलग डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन देखी जाती है। एक 1.5B हो गया, 3B हो गया, 4.5B हो गया। पाइल या एंड वेल फाउंडेशन में आप क्या करते हो, 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द बियरिंग लेवल, सो दैट इज देयर। रोड कट में आप क्या करते हो, बॉटम विड्थ ऑफ कट तक आप लेके जाते हो अपने डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन को, मतलब वहाँ तक आप चेक करते हो, है ना। फिल्स की यदि हम बात करें तो 2 मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल और इक्वल टू द हाइट ऑफ द फिल, इसमें से कोई भी जो भी ज़्यादा हो आप उसको इंक्लूड करते हैं, आप उसको लेते हैं। सो दीज आर द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, जहाँ तक आप किसी भी सॉइल को किसी भी डेप्थ तक आप चेक करना चाहते हो। ओके, तो हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।